हिंद साथियों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए चलिए बायोलॉजी का पार्ट 4 वीडियो है। महेश कुमार बणमल का रक्त परिसर चरण तंत्र। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मानव शरीर में कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं WBC। किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर होता है? वो समूह का। हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ है जिसका प्रमुख कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। वृद्ध व्यक्ति का रक्तदाब सामान्यतः बढ़ जाता है। एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का औसत पीएच मान कितना होता है? 7.35 से 7.45 पीएच तक। रक्त समूह की खोजकर्ता कौन है? ब्लड ग्रुप का खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने। रक्त समूह का खोजकर्ता कौन है? कार्ल लैंडस्टीनर। RH कारक का नाम किस जंतु से संबंधित है? बंदर से। RH कारक का नाम किस जंतु से संबंधित है? बंदर से। AB रक्त वर्ग का व्यक्ति किसी भी रक्त वर्ग के व्यक्ति का रक्त ले सकता है, इसीलिए इन्हें सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है। AB को। श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है? शरीर की प्रतिरक्षा। रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? कैल्शियम। रुधिर को जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? कैल्शियम। लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस अंग में नष्ट होती है? पॉलीआस्पिलिन में। मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? 120/80 mmHg। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक है। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो तरल संयोजी ऊतक है। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग O है तो उनकी संतान रक्त वर्ग कौन सा हो सकता है? A तथा O। रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन्स किसके कारण निर्मित होता है? लिम्फोसाइट। दिल का दौरा पड़ने हार्ट अटैक के पहले घंटे को किस नाम से जाना जाता है? गोल्डन आवर। कहता है रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को किस रोग के नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया अथवा रक्त कैंसर। हृदय के संकुचन से धमनियों की दीवारों पर पड़ने वाला दाब रुधिर दाब कहलाता है। कहता मनुष्य के शरीर में रक्त का दाब कितना होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक। इंसुलिन नामक हार्मोन का मुख्य कार्य रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना होता है। रक्त में ग्लूकोज का स्तर किसमें व्यक्त किया जाता है? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। रक्त में ग्लूकोज का स्तर किसमें व्यक्त किया जाता है? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। रक्त का थक्का बनने के दौरान होने वाली अभिक्रियाएं। देखिए, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम मिलकर थ्रोम्बिन बनता है। थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजन मिलकर फाइब्रिन बनता है। फाइब्रिन प्लस रुधिराणु मिलकर रक्त का थक्का बनता है। जैविक प्रक्रिया को तेज करने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी होता है? एंजाइम। कहता प्रतिजन एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीपित करता है। प्रतिजन एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीपित करता है तथा इसकी मुख्य विशेषता प्रतिरोधियों के निर्माण को प्रेरित करना है। रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली धमनियां क्या कहलाती हैं?
हृदय धमनियाँ। लाल रक्त कणिका आरबीसी मुख्यतः कहाँ बनती हैं? अस्थि मज्जा में। देखिए, लाल रक्त कणिका आरबीसी मुख्यतः कहाँ बनती हैं? तो अस्थि मज्जा में बनती है। लाल रक्त कणिका आरबीसी कहाँ बनती हैं? तो अस्थि मज्जा में। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? लगभग 90%। स्टार्च के जल अपघटन से कौन सा एंजाइम बनता है? एमाइलेज। स्टार्च के जल अपघटन से कौन सा एंजाइम बनता है? एमाइलेज। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन का फाइब्रिन में परिवर्तन थ्रोम्बिन एंजाइम के कारण होता है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने किसकी भूमिका होती है? पोटेशियम की। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने किसकी भूमिका होती है? पोटेशियम। एंजाइम एक प्रकार का जैव उत्प्रेरक है। एंजाइम एक प्रकार का जैव उत्प्रेरक है। एंजाइम एक प्रकार का क्या है? जैव उत्प्रेरक। एक धड़कन या हृदय गति का एक आवृत्ति में लगभग कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड लगता है। रक्तदाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा होता है। एड्रीनल ग्लैंड के द्वारा होता है। रक्तदाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? अधिवृक्क ग्रंथि। इसी को एड्रीनल ग्लैंड के द्वारा बोला जाता है। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस। मनुष्य में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। एनीमिया रोग किस पोषक पदार्थों की कमी के कारण होता है? फोलिक एसिड। मानव शरीर की सबसे लंबी सिरा कौन सी है? ग्रेट सेफिनस सिरा पैर में उपस्थित होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी सिरा कौन सी है? ग्रेट सेफिनस सिरा पैर में उपस्थित होता है। श्वेत रक्त कणों की कितनी संख्या होने पर रक्त कैंसर होता है? 12,000 डिग्री प्रति सीसी। श्वेत रक्त कणों की कितनी संख्या होने पर रक्त कैंसर होता है? 12,000 डिग्री प्रति सीसी होता है। रक्तदाब के उपचार में किस पौधे का प्रयोग किया जाता है? सर्पगंधा। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी। किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है? पलीहा। पलीहा को इंग्लिश में स्प्लीन बोलते हैं। देखिए, किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है? तो पलीहा, स्प्लीन को ही। रक्तचाप रक्तदाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सिफिगनो मैनोमीटर का। अशुद्ध रक्त का प्रवाह। अशुद्ध रक्त का प्रवाह देखिए कैसे होता है। अशुद्ध रक्त पहले हृदय से महाधमनी में, महाधमनी से धमनिया में, धमनिया में, फिर धमनिया से धमनिकाएं में, फिर धमनिकाएं से कोशिकाएं अंग में। ठीक है। हृदय से महाधमनी, महाधमनी से धमनिया, धमनिया से धमनिकाएं, धमनिकाएं से कोशिकाएं अंग में। हृदय, महाधमनी, धमनिया, धमनिकाएं, कोशिकाएं अंग में। कोलेस्ट्रॉल का सामान्य सीमा मानव में कितना है? तो 150 से 260 mg प्रति 100 मिलीलीटर। रक्त समूह AB को सार्वभौमिक ग्राही क्यों माना जाता है? क्योंकि रक्त समूह में प्रतिरक्षा एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। रक्त समूह AB की सार्वभौमिक ग्राही क्यों माना जाता है? क्योंकि रक्त समूह में प्रतिरक्षा एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। प्रतिरक्षी एंटीबॉडी क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है। प्रतिरक्षी एंटीबॉडी क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है। सिकल सेल एनीमिया का रोग किसकी विकृति से होता है? आरबीसी के। सिकल सेल एनीमिया का रोग किसकी विकृति से होता है? आरबीसी के। रक्त परिसंचरण से संबंधित अंग एवं उनके कार्य। देखिए, हृदय का कार्य क्या है? रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रवाहित करना। रक्त को हृदय ऐसा कार्य करता है, रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रवाहित करना। धमनिया का कार्य शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाना। धमनी का काम है शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाना। सिराए का काम है अशुद्ध रक्त को शरीर के अन्य अंगों से हृदय तक पहुंचाना।
कोशिकाएं का काम है धमनी तथा शिरा के रक्त का सम्मिलन। कोशिकाएं का काम है धमनी तथा शिरा के रक्त का सम्मिलन। रिसैरपिन नामक औषधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है? उच्च रक्तदाब को कम करने में। रिसैरपिन नामक औषधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है? उच्च रक्तदाब को कम करने में। कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी का उत्पादन करती हैं? लिम्फोसाइट। कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी का उत्पादन करती है? तो लिम्फोसाइट। धमनी हृदय से ऑक्सीजन युक्त रुधिर धमनी जो है हृदय से ऑक्सीजन युक्त रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाती है। रक्त में उपस्थित प्रमुख पदार्थ। रक्त प्लाज्मा हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ है। रक्त प्लाज्मा जो है हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ है। एल्बुमिन ओस्मोटिक दाब स्थापित करता है। ग्लोब्यूलिन संक्रामक रोगों से रक्षा करता है। फाइब्रिनोजन रक्त का स्कंदन करता है। कणिका विहीन रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। कणिका विहीन रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग ए बी हो तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? ए होगा, बी होगा और ए बी होगा। स्वस्थ मनुष्य के रक्त का प्लेटलेट्स की संख्या सामान्यतः कितनी होनी चाहिए? 1.5 लाख से 4.5 लाख। स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्सों की संख्या सामान्यतः कितनी होनी चाहिए? 1.5 लाख से 4.5 लाख। एक वयस्क मनुष्य के रक्त में प्रति 100 मिलीलीटर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? 14.5 ग्राम, 14.5 ग्राम। पेप्सिन, ट्रिप्सिन और टाइलिन एंजाइम पाचन में सहायक होता है। पाचन में कौन कौन से सहायक होता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन और टाइलिन। पाचन एंजाइम कहता पेप्सिन, ट्रिप्सिन और टाइलिन जो है एंजाइम पाचन में सहायक होता है। कौन सा एंजाइम पाचन में सहायक होता है? तीनों पाचन में सहायक होता है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन और टाइलिन। माता पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों में संभावित रक्त समूह कौन कौन होता है? जो माता पिता में देखिए कौन कौन रक्त रहेगा। देखिए समूह, देखिए संभावित रक्त समूह, असंभावित रक्त समूह। संभावित याद रखिएगा तो उसके विपरीत हो जाएगा असंभावित। जैसे ओ होएगा तो बाकी 4 गो ग्रुप होता है, ए बी और ए बी, तो इसमें ए बी हो जाएगा। देखिए माता और पिता में ओ रहेगा तो बच्चा में क्या होगा? ओ होगा। ठीक है। जब माता पिता में ओ ए रहेगा तो बच्चा में ओ ए होगा। माता में ओ बी होगा तो बच्चा में ओ बी होगा। माता पिता में ओ ए बी रहेगा तो बच्चा में ए बी रहेगा। माता पिता में ए रहेगा तो बच्चा में ए ओ रहेगा। माता में ए बी रहेगा तो बच्चा में चारों ग्रुप रहेगा, ए बी ओ ए बी। माता में ए और ए बी रहेगा तो बच्चा में ए बी और ए बी रहेगा। माता पिता में बी और बी रहेगा तो बच्चा में बी और ओ होगा। माता पिता में बी ए बी हो रहेगा तो बच्चा में ए बी ए बी रहेगा। माता पिता में ए बी रहेगा तो बच्चा में ए बी ए बी रहेगा। सामान्य रूप से लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? 100 से 120 दिन। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि को क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा की वृद्धि को क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया। देखिए रक्त संबंधी समस्या, उच्च रक्तदाब, हाइपरटेंशन। उच्च रक्तदाब हो जाएगा तो हाइपरटेंशन हो जाएगा। निम्न रक्तदाब रहेगा तो हाइपोटेंशन हो जाएगा। उच्च रक्तदाब होगा तो हाइपरटेंशन इसको बोलते हैं। निम्न रक्तदाब को क्या हाइपोटेंशन बोलते हैं। हीमोफीलिया को आघात से रक्तस्राव बोलते हैं और रक्तता से हीमोग्लोबिन की कमी। फिर एक बार उच्च रक्तदाब को हाइपोटेंशन, निम्न रक्तदाब को हाइपोटेंशन, उच्च रक्तदाब को हाइपरटेंशन।
निम्न रक्तदाब को हाइपोटेंशन, हीमोफीलिया को आघात से रक्तस्राव और रक्तता से हीमोग्लोबिन की कमी। आवाजी अंतःस्रावी ग्रंथि है। देखिए, दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है? पीयूष ग्रंथि, इसको पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। माँ और शिशु के मध्य गले लगना या चूमना किस हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है? ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। मानव शरीर में परावर्तु ग्रंथि से स्रावित होने वाला परावर्तु हार्मोन रक्त में कैल्शियम और फास्फेट की मात्रा विनियमित करता है। किस हार्मोन में आयोडीन उपस्थित होता है? थायरॉक्सिन में। किस हार्मोन में आयोडीन उपस्थित? थायरॉक्सिन। इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है? अग्नाशय से। मनुष्य में पित्त का निर्माण यकृत लीवर में होता है तथा पित्त का संचय पित्ताशय में होता है। मनुष्य में पित्त का निर्माण यकृत लीवर में होता है तथा पित्त का संचय कहाँ? पित्ताशय में होता है। थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावित हार्मोन कौन सा है? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लड़ो और उड़ो के नाम से किस हार्मोन को जाना जाता है? एंड्रीनेलिन। लड़ो और उड़ो के नाम से किस हार्मोन का? एंड्रीनेलिन। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर यकृत में संरक्षित रहता है। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर यकृत लीवर में संरक्षित रहता है। कहता शरीर में कौन सी ग्रंथि वाहनीहीन है? अंतःस्रावित ग्रंथि है। पशुओं के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन का। मनुष्य में मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से। मनुष्य में मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? सिक्रीटिन। यदि अग्नाशय में कोई विकार उत्पन्न हो जाए तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन का निर्माण नहीं होगा। यदि अग्नाशय में कोई विकार उत्पन्न हो जाए तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन का निर्माण नहीं होगा। कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? पीयूष। एड्रिनल हार्मोन के स्रावित होने से हृदय की गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना अनुभव होता है। देखिए, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावित ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि है। हार्मोन्स की अनियमितता के कारण होने वाला रोग को क्या कहा जाता है? कार्यात्मक रोग। हार्मोन्स की अनियमितता के कारण होने वाला रोग को क्या कहा जाता है? कार्यात्मक रोग। कार्यात्मक रोग कहते हैं। मानव हार्मोन तथा उनकी भूमिका। मानव हार्मोन तथा उनकी भूमिका। हार्मोन और शरीर में भूमिका। सोमोटोस्टेटिन वृद्धि हार्मोन के स्रावण को रोकना। देखिए, ऑक्सीटोसिन व पिटोसिन प्रसव के समय गर्भाशय के फैलाव एवं संकुचन को प्रेरित करता है। और स्तन ग्रंथियों से दूध स्रावण को प्रेरित करता है। मेलाटोनिन, यह सोने जगने का चक्र को नियंत्रित करता है। मेलाटोनिन जो है सोने जगने की चक्र को नियंत्रित करता है। मेलाटोनिन सोने जगने के चक्र को नियंत्रित करता है। एड्रीनेलिन, एपिनेफ्रिन
हृदय स्पंदन, रुधिर दबाव व श्वसन का नियमन करता है एड्रीनलिन। शरीर को शुद्ध या पलायन के लिए तैयार करता है एड्रीनलिन। एस्ट्रोजन स्त्रियों में सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि और विकास करता है एस्ट्रोजन। स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास प्रोजेस्टेरॉन गर्भाशय के भ्रूण को अधिरोपण के लिए तैयार करता है। गर्भाशय बनाए रखने में सहायक है कौन सा? प्रोजेस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन पुरुषों के सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि और विकास करता है। पुरुष द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है और पेशीय के विकास में सहायक होता है। देखो रेनिन एल्डोस्टेरॉन के स्राव को प्रेरित करना। प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन को एंजिटेंसिन में तोड़ता है जो हृदय का स्पंदन को दर को बढ़ाता है। देखो किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। वैसोप्रोसिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ड्यूरेसिस। वैसोप्रोसिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? डायूरेसिस। स्तनधारियों में दूध स्राव को कौन सा हार्मोन उत्तेजित करते हैं? ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन। पैरोटिड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? कान के नीचे। पैरोटिड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? कान के नीचे। पैरोटिड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? कान के नीचे। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावित ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होने वाला हार्मोन कौन सा? थाइमोसिन। थाइमस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होने वाला हार्मोन कौन सा? थाइमोसिन। गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन को गोलियां दी जाती हैं? एस्ट्रोजन की। देखिए गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोलियां दी जाती हैं? एस्ट्रोजन की। पीयूष ग्रंथि किस अंग में पाई जाती है? मस्तिष्क में। कौन सी ग्रंथि अंतर एवं बाह्य स्रावी दोनों प्रकार की है? अग्नाशय। कौन सी ग्रंथि अंत एवं बाह्य स्रावी दोनों प्रकार की है? तो अग्नाशय। कौन से वर्णक मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है? मेलानिन। कौन सी वर्णक मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है? मेलानिन। कौन सी ग्रंथि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायक प्रदान करती है? हाइपोथैलेमस। थायराइड। मुख्य ग्रंथियां। हाइडेरियन ग्रंथि नेत्र में स्राव द्वारा चिकनाई प्रदान करती हैं। यूट्रिकुलर ग्रंथि कॉकरोच एवं कीटों के मादा जननांगों की ग्रंथियां हैं। आंत ग्रंथियां कशेरुकी प्राणियों की आंतों में स्थित होता है। आंत ग्रंथियां कशेरुकी प्राणियों के आंत में स्थित होता है। श्लेष्म ग्रंथियां मेढक को त्वचा में म्यूकस का स्राव करते हैं। बुनर्स ग्रंथियां कशेरुकी प्राणियों की ग्रहणी में संरक्षक प्रति अम्ल का स्राव करती हैं। प्रोस्टेट ग्रंथियां स्तनियों तथा केंचुए के नर जननांगों की सहायक ग्रंथियां हैं। काउपर ग्रंथियां स्तनियों के नर जननांगों की सहायक ग्रंथियां हैं। हाशिमोटो रोग में शरीर स्वतः थायराइड ग्रंथियों को नष्ट कर देता है, इसीलिए इसे थायराइड की आत्महत्या कहते हैं। देखिए ग्रंथि और हार्मोन कहता अग्नाशय ग्रंथि ग्लाइकोगॉन होता है। अग्नाशय ग्रंथि में कौन सा हार्मोन? ग्लाइकोगॉन। पीयूष ग्रंथि में कौन सा? थायराइड उद्दीपक हार्मोन।
अधिवृक्क में कौन सा हार्मोन होता है? कोर्टिसोल। वृक्क में विटामिन डी होता है। मनुष्य के नवजात शिशुओं को स्तन ग्रंथियों से निकलने पहले स्राव के पिलाया जाता है। मनुष्य के नवजात शिशुओं को स्तन ग्रंथियों से निकले पहले स्राव को पिलाया जाता है, जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम शिशु के लिए किस प्रकार लाभदायक है? यह शिशु को रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होता है? जस्ता। इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होता है? तो जस्ता मौजूद होता है। इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होता है? तो जस्ता मौजूद होता है। इंसुलिन में मानव शरीर का कौन सा हार्मोन रक्त के फास्फोरेट के व कैल्शियम को नियंत्रित करता है? तो पराव2 हार्मोन शरीर के उपापचय, वृद्धि, जनन, रुधिर दाब, रुधिर में जल और लवण की मात्रा आदि का नियंत्रण करते हैं। आयोडीन युक्त नमक क्यों उपयोगी होता है? क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि को नियंत्रण करता है। आयोडीन युक्त नमक क्यों उपयोगी होता है? क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। देखिए, वाइटेलाइन ग्रंथियां प्लेटीहेल्मिन्थिस प्राणियों के जननांगों में पाई जाती हैं। प्लेटीहेल्मिन्थिस प्राणियों के जननांग में पाई जाती है कौन सी ग्रंथि? वाइटेलाइन ग्रंथियां। फीमोरेल ग्रंथियां सरीसृप जंतुओं की जंघाओं पर पाई जाती हैं। सरीसृप जंतुओं के जंघाओं पर पाई जाती है कौन सी ग्रंथि? फीमोरेल ग्रंथि। फीमोरेल ग्रंथि। वसा ग्रंथि स्तनियों की त्वचा में पाई जाती है। वसा ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? स्तनियों के त्वचा में पाई जाती है। श्वेत ग्रंथियां स्तनियों की त्वचा में पसीने की ग्रंथियां हैं। सवेमरेडन ग्रंथियां मेढक के केसरुकी स्तंभ के दोनों ओर स्थित होता है। स्तन ग्रंथियां स्तनियों में दूध का स्राव करती हैं। मेरुमिनस ग्रंथियां स्तनियों की कणगुहा से मोम के समान पदार्थ का स्राव करती हैं। कहता लेक्राइमल ग्रंथियां यह नेत्रों में उपस्थित होता है। लेक्राइमल ग्रंथियां यह नेत्रों में उपस्थित होता है। डिप ग्रंथियां संयुक्त नलाकार ग्रसनीय ग्रंथियां जो म्यूकस श्लेष्मा स्रावित करती हैं। थैंक यू दोस्त, अगले वीडियो में बने रहिएगा।